हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वेबसाइट पे है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर टोटल 6 डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो इसको क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें डिस्कस करना है इकोनॉमिक सर्वे। तो अब क्वेश्चन उठता है, इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर कौन करता है? इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और हमने देख लिया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किस मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और डिपार्टमेंट तो ये हो गया, उसके अलावा किनके गाइडेंस में? प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर के गाइडेंस में, जो कि है सचिन सान्याल साहब। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पार्लियामेंट पे प्रेजेंट किया गया 31 जनवरी 2022 को। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा एक दिन पहले प्रेजेंट होता है, बजट से एक दिन पहले। अब सबसे पहले हमें पता करना है कि इकोनॉमिक सर्वे पहली बार इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1950 से 51 में। और पहले क्या होता था? 1964 तक, 1964 तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक दिन पब्लिश होता था, प्रेजेंट होता था। लेकिन अब इकोनॉमिक सर्वे एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बेसिक बात है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के हिसाब से, ये थोड़ा सा डेटा है लेकिन याद नहीं करना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है ना, बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये सब एक्यूरेट नहीं होता। जैसे एडवांस एस्टीमेट्स ये है 2021-22 का 9.2%, क्योंकि अभी भी पूरा का नहीं पता ना हमें, क्योंकि हम 31 जनवरी को हमने प्रेजेंट कर दिया। तो पूरा फरवरी, पूरा मार्च इस फाइनेंशियल ईयर का हमें पता ही नहीं है। 2022-23 का हमने एडवांस एस्टिमेट कर लिया कि 8 से 8.5% के पास होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 2020-21 का क्या है? -7.3%। ये करेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल का हमारा पूरा डेटा मिल गया होता है ऑलमोस्ट। चलिए, उसके अलावा एनुअल ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस। एक होता है कांस्टेंट प्राइस में क्या होता है? इन्फ्लेशन को हम हटा देते हैं। इन्फ्लेशन को हम क्या करते हैं? ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन को लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में 2020 से किस में कितना ग्रोथ हुआ? +3.6%। एकमात्र ऐसा सेक्टर था जहां पे पेंडेमिक के वक्त भी हमारा ग्रोथ रेट पॉजिटिव था। बाकी इंडस्ट्री -7%, सर्विस -8.4%। लेकिन इस बार क्या हुआ? ये +3.9, ये 11.8%, ये 8.2%। ठीक है, उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर इन नॉमिनल जीबीपी एट करेंट प्राइस। करेंट प्राइस का मतलब हम इन्फ्लेशन को इंक्लूड किए रहते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा किस सेक्टर में? एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की बात करें तो ये है ऑलमोस्ट प्रोविजनल एस्टिमेट 2021-22 के हिसाब से 20.2%, एडवांस एस्टिमेट के हिसाब से 18.8%। तो आप इसको फोकस करना। इंडस्ट्री क्या है? 25.9%, सर्विसेज क्या है? 53.9%। ये भी मैं बोलता हूँ डेटा आप छोड़ भी सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, और रियल जीबीपी, जीबीए, रियल का मतलब देखो, रियल का मतलब क्या होता है? सिंपल, नॉमिनल में से आप इन्फ्लेशन को हटा दो तो ये आ जाएगा रियल। ठीक है, तो रियल जीबीए किस पे होता है? कांस्टेंट प्राइस पे होता है। कांस्टेंट प्राइस, जैसे मान लो कोई एक सामान का बेस ईयर 2011-12 में कोई सामान का रेट है 100 रुपया, ध्यान देना। लेकिन अभी 2022 में उस सामान का रेट है 200 रुपया। किस वजह से हुआ? क्या इनपुट में कुछ बदलाव हुआ? नहीं, बस इन्फ्लेशन के कारण हुआ। तो जब भी हम कांस्टेंट प्राइस लेते हैं तो इस बेस ईयर को लेते हैं, करेंट प्राइस लेते हैं तो हमें 200 रुपये लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो रियल जीबीपी मतलब ये किसकी बात करते हैं? बेस ईयर के हिसाब से। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर कितना एस्टिमेटेड है? इतना 20.4 लाख करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। नए वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए 21.2 लाख करोड़। ठीक है, ये डेटा सारा आप छोड़ सकते हो आराम से। ठीक है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर सिर्फ है जो
इफेक्टेड बिल्कुल हुआ, लेकिन कम इफेक्ट हुआ, ये बात कोरोना के समय में। सर्विस सेक्टर हुआ सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ, ये बात याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कितना है, 634 बिलियन डॉलर है। कब तक हमने डेटा कैलकुलेट किया, 31 दिसंबर 2021 तक। और इस इतना हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें हम बिल्कुल कुछ भी नहीं इंक्लूड करें तो हमारे कितने महीने का इंपोर्ट हम लोग पूरा कर सकते हैं, लगभग 13.2 महीने का। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया का नंबर चौथा आता है, पहला चाइना, फिर जापान, फिर स्विट्जरलैंड, इंडिया 4th नंबर पे आता है। ठीक है। एक्सटर्नल डेट इंडिया का कितना है, एक्सटर्नल जो उधार होता है वो है 593.1 बिलियन। ठीक है ना, सितंबर। तभी तो हमारे पास जो बजट का हमने बजट देखा था, उसमें सबसे ज़्यादा हम पैसा भेजते कहाँ है, इंटरेस्ट पेमेंट में, पुराने लोन वगैरह का। तो इतना ज़्यादा लोन है और सब देश का इतना होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट कितना है, पहले 2019-20 में था 49.1% ऑफ जीडीपी। ठीक है, अब कितना है 59, यानी ऑलमोस्ट 60% ऑफ जीडीपी हमारे पास क्या है, डेट है। ठीक है। इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट पिछले 2 साल से सरप्लस रख रहा है ग्लोबल पेंडेमिक के कारण दौर में। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान अच्छा से पूछा जा सकता है, टॉप 5 एक्सपोर्टेड मतलब जो बेचा जाता है इंडिया से बाहर, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। क्योंकि हम क्रूड ऑयल तो खरीदते हैं और उससे बहुत सारे रिफाइनरी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम जब रिफाइन कर लेते हैं तो हम बेचते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेचते क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सेकंड नंबर पे पर्ल्स, प्रेशियस या सेमी प्रेशियस स्टोन। थर्ड नंबर पे हम बेचते हैं आयरन और स्टील। फोर्थ नंबर पे है ड्रग फॉर्मुलेशन या बायोलॉजिकल, ये सब। उसके बाद गोल्ड एंड अदर प्रेशियस मेटल ज्वेलरी। अब खरीदते क्या क्या है, ठीक है ना, खरीदते क्या क्या है, सबसे ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम, फिर गोल्ड, फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम खरीदते भी है, पर्ल्स, प्रीसियस या सेमी प्रीसियस स्टोन, कोक और ब्रिक्यूट्स, ये सब खरीदते हैं। अब बस टॉप का 1 2 3 याद कर लेना, हो गया। ठीक है ना, खरीदने में हम सबसे ज़्यादा क्रूड पेट्रोलियम, सेकंड नंबर पे गोल्ड आता है, थर्ड नंबर पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट। याद कर लो, क्रूड पेट्रोलियम, गोल्ड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बेचने के समय में सबसे ज़्यादा हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पर्ल्स, प्रीसियस, सेमी स्टोन, ये हम बेचने के वक्त सेकंड नंबर पे है, लेकिन खरीदने के वक्त कौन नंबर पे, 4th नंबर पे, भी याद रखिए। आयरन एंड स्टील हम 3rd नंबर पे आता है, ड्रग वाला 4th नंबर पे आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉप 5 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स, मतलब कौन सा प्रोडक्ट एग्रीकल्चर वाला हम सबसे ज़्यादा बेचते हैं। पहले नंबर पे मेराइन प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे राइस है, इसमें बासमती को इंक्लूड नहीं करा है। थर्ड नंबर पे मसाले स्पाइसेस, फोर्थ नंबर पे शुगर, फिफ्थ नंबर पे बुफेलो मीट, यानी सबसे ज़्यादा मेरीन प्रोडक्ट, फिर राइस, फिर स्पाइस, फिर शुगर, फिर बुफेलो मीट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 5 इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द फाइनेंशियल। देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा याद नहीं करना, टॉप 1 2 3 याद करो, वो भी आराम से याद हो जाएगा, बस ऐसे कर लो। खरीदने के वक्त में हम सबसे ज़्यादा चाइना से खरीदते हैं, यूएई सेकेंड नंबर पे आता है, अमेरिका 3rd नंबर पे आता है। खरीदने के वक्त में, इंपोर्ट बेचने के वक्त में हम सबसे ज़्यादा यूएसए पे, यूएई सेकेंड नंबर पे ही है, चाइना से हम 3rd नंबर पे बेचते हैं चाइना को, 4th नंबर पे बांग्लादेश, 5th नंबर पे हांगकांग, यहाँ पे सऊदी अरेबिया और इराक है। ठीक है, ये खरीदते वक्त की। चलिए इकोनॉमिक सर्वे का इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 4th एडवांस एस्टिमेट्स किए हैं इस साल के लिए, 2021-22 के लिए। 4th एडवांस एस्टिमेट्स, टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंडिया में कितना हुआ है, 308 मिलियन टन। ठीक है ना, 308 मिलियन टन। उसके अलावा फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट हमने किया है 2021-22 का, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इसमें खरीफ की बात करें, सिर्फ खरीफ की, तो 150 मिलियन, यानी टोटल की बात करें तो 350 8 और इसका 150। लेकिन यहाँ पे देखो, ये 2020-21 की बात करें, ये 2021-22 का कर है, यहाँ पे सिर्फ खरीफ का डेटा हमें पता चला बस। ठीक है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन का पता चला है। उसके बाद
ऑयल सीड का प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज हुआ है, 43% तक बढ़ गया है। ठीक है ना, मतलब देखो पहले 2015-16 में 100 था तो अब हो गया है 143। ठीक है, पल्स प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है ना, 2013-14 से 2021-22 तक ये 33% का इंक्रीमेंट हुआ है। पल्सेस का प्रोडक्शन 257 लाख टन है, ये भी याद नहीं रखना है, ये याद रखना है। इंडिया लार्जेस्ट पल्सेस प्रोड्यूसिंग कंट्री वर्ल्ड का, VBI। ठीक है ना, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आ जाएगा डायरेक्ट, लेकिन इसको आ सकता है। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन 355 मिलियन टन, ये पूछा जा सकता है। पाम ऑयल के जो प्रोडक्शन की बात करें तो ये है 2.8 लाख टन, ये पूछा जा सकता है, अभी न्यूज़ में ये आया था, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत ज़्यादा ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, और उन्होंने अभी एक्सपोर्ट टेम्पररी थोड़ा बैन किया है, लेकिन इंपोर्ट इंडिया का बहुत ज़्यादा है पाम ऑयल का। ठीक है, उसके अलावा वेरियस आइटम का प्रोडक्शन 2020-21 में कितना, ऑयल सीड का 36 मिलियन टन, शुगर का 32, मिल्क 200 लगभग 210, मीट 8.8, फिश 145, एग 122, ये सब याद नहीं करना है। लेकिन एक चीज़ VBI, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग, मतलब एक साल में 91 एग है, ध्यान देना, मतलब समझ रहे, एक साल में 91 एग है पर पर्सन। दूध कितना है पर डे, 427 ग्राम, यानी लगभग आधा लीटर दूध पर डे पर पर्सन के पास है। टोटल कितने क्रॉप को कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, देखो ये क्या करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कौन करते हैं, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो ना, वो एक्सेप्ट करती है। तो अभी 22 प्रोडक्ट के लिए MSP है, 22 प्रोडक्ट के लिए। एक जो प्रोडक्ट है ना जो शुगर केन के लिए है, उसके लिए है फेयर एंड रिनोवेटिव प्राइस करके आता है, FARP। ठीक है ना, ये है। तो टोटल 23 प्रोडक्ट हो जाता है, लेकिन इसका नाम अलग है। 22 में से ये याद रखिए कि आपसे सिंपल पूछा जा सकता है, जो 22 क्रॉप को का MSP डिक्लेयर किया जाता है, उसमें कमर्शियल क्रॉप कौन कौन सा है, तो 2 क्रॉप है, जूट और कोपरा। ठीक है, नेट देखो, जो नेट सोन एरिया जहाँ पे हम लोग खेती करते हैं, जितना एरिया में हम लोग खेती करते हैं, उसके कितने परसेंटेज एरिया में हमारे पास इरिगेशन की फैसिलिटी है, मतलब मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, इसमें से कितना एरिया मेरे पास कितना एरिया है जहाँ पे मैं इरिगेशन कर पाता हूँ। अगर मैं 50 सिर्फ आधा एकड़ पे कर पाता हूँ, इसका मतलब 50%। तो टोटल इंडिया में कितना है, 49%। जितना हम लोग खेती करते हैं ना 100% एरिया में, उसका सिर्फ 49% एरिया में हम पानी कैसे करते हैं, इरिगेशन से। बाकी के लिए हम उस पे रेन पे डिपेंड होते हैं। ठीक है ना। अगर और एक और चीज़, हमारे पास टोटल ज़मीन है 100 एकड़, उसमें से सिर्फ 49 एकड़ पे हम लोग इरिगेशन कर पाते हैं। जो जितना 49 एकड़ पे हम जो इरिगेशन कर पाते हैं, उसमें से 40% हमारे पास पानी कहाँ से आता है, कैनाल से, और उसके बाद 60% पानी कहाँ से आता है, ग्राउंड वाटर से। ठीक, समझ में आना। ये फिर याद रखना है, वेरियस जो प्रोडक्ट है इसके प्रोडक्शन में इंडिया का नंबर याद रखना। शुगर में 2nd नंबर पे आता है, पहले नंबर पे ब्राज़ील आता है। मिल्क में पहले नंबर पे आता है। फिश पे 2nd नंबर पे आता है। मीट में 8वें नंबर और एग में 3rd नंबर। प्रोडक्शन की बात करें तो हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सिंपल पूछा जा सकता है कि एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री जो है ना, तो उसमें पहला एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री कौन सा है, कॉटन। 2nd सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, शुगर। ठीक है ना, 2nd लार्जेस्ट एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, पहला है कॉटन, 2nd है शुगर। इंडिया देखो, अगर शुगर के प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया 2nd नंबर पे आता है, लेकिन कंज्यूम की बात करें तो इंडिया टॉप पे आता है। ठीक है ना। और ये भी पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड तो करता है एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जॉब कौन प्रोवाइड करता है, टेक्सटाइल। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो इंडिया 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है और सबसे फर्स्ट नंबर पे इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट यही करता है। ये 3-4 जो फैक्ट है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगर 2020-21 की बात करें, देखो हम इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 की कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास पुराना डेटा, नया वाला डेटा आया ही नहीं है। क्योंकि पुराना डेटा कैसे नया वाला डेटा पूरा कैसे आ पाएगा, खुद समझो ना। क्योंकि 2022 के हमने 31 जैन को ले आया इकोनॉमिक सर्वे, तुम्हारे फरवरी मार्च का डेटा ही नहीं है, तो पूरा फाइनेंशियल ईयर के कैसे निकल पाएंगे। तो हमने बताया कि 2020-21 में, क्योंकि पूरा डेटा हमारे पास है, हमारा रोड कंस्ट्रक्शन था पर डे, ये कितना हो गया, अब हो गया 36.5 किलोमीटर, मतलब हर दिन इतना रोड बनता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो 2020-21 में टोटल कितना रोड बना, इतना, इसमें सिंपल 365 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके अलावा रोड की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है, पहले नंबर पे आता है यूएसए, ठीक है ना। रेलवे की बात करो तो सबसे थर्ड नंबर पे आता है, नेटवर्क की बात करो, देखो रोड के मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे, रेलवे की बात करो तो इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। और इंडिया अब तक 6000 रेलवे स्टेशन पे वाईफाई की फैसिलिटी दे चुका है। और जो 6000वां 6100वां जो है ना, उसका क्या नाम है, रेलवे स्टेशन उबारनी यूपी की, ठीक है ना, है ना। ये कितना 24 मार्च 2022 को कोई किया था 168वां। उसके अलावा एक चीज याद रखना है, इंडियन रेलवे ने अपना टारगेट कब सेट किया है कि वो जीरो कार्बन एमिशन पे पहुंचाएंगे, 2030, ठीक है ना। तो इसके लिए रेलवे इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी पूरी तरह अपने नेटवर्क को 2023 में, दिसंबर 2023 में पूरी तरह अपने आप को इलेक्ट्रिसिटी वाला कर देगी। और ये क्यों करे, क्योंकि इन्होंने अपना टारगेट रख लिया कि जीरो कार्बन एमिशन करेंगे 2030 में। और इंडिया ने COP26 में किस साल बोला है कि जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, नेट जीरो कार्बन 2070 में। स्टील एसोसिएशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, हाउ मेनी मिलियन टन ऑफ रॉ स्टील प्रोडक्शन ये इंडिया में हुआ है, 143 मिलियन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वेरियस सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का आता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे आता है, थर्मल से, फिर रिन्यूएबल से, फिर हाइड्रो से, फिर न्यूक्लियर से, या सबसे ज़्यादा थर्मल से, ठीक है। ये तो हुआ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जहाँ से जनरेशन होता है। अब ये है कि कितना इंस्टॉल कर लिए हैं, जनरेशन हो सकता है कुछ समय बाद हो, लेकिन थोड़ी देर बाद है। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो थर्मल का परसेंटेज घटा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, कितना 22%। ये क्वेश्चन पूछा सकता है, टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब एक बार ही हमने डाल दिया वो प्लांट, अब तो ये ज़्यादा इंक्रीज होगा ही होगा, समझ रहे हो ना। हाइड्रो का वही 10% है, न्यूक्लियर 1%। उसके अलावा और देखो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में यूटिलिटीज ओनली की बात करें, सिर्फ यूटिलिटीज जहाँ से काम हो रहा है, ये क्या है 61.42%। रिन्यूएबल का और ज़्यादा, हाइड्रो का थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, इतना ही हो गया हमारा इकोनॉमिक सर्वे। मैं एक बार देख ले रहा हूँ कि इतना कंप्लीट है ना। नहीं, एक सेकंड रुकिए, अभी कुछ बचा हुआ है। चलिए, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि हमारा गाइडेंस प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है यूपी पीसीएस के लिए, और जिसमें हम लोग सारा सिलेबस तो कवर कर ही रहे हैं, कहाँ से कवर करें वो भी मैं बता दूंगा। उसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यू डिस्कस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें ये सब डिस्कस करें, और इसके अलावा और भी कुछ हम लोग इंक्लूड करें। इसमें करेंट अफेयर्स है 2 मैगजीन से, सेम बीपीएससी का ऑलरेडी हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे नंबर पे मैसेज करके 9582062485, ठीक है। चलिए, और क्या क्या मुझे फ़ायदा किया वो सब भी मैं साथ साथ आपको बताते चलूँगा इस कोर्स में। तो चलिए, टॉप 3 एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आए हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आए, सिंगापुर से आए हैं, उसके बाद यूएसए से आए हैं, उसके बाद मॉरिशस से आए हैं। अब सबसे ज़्यादा किस सेक्टर को अट्रैक्ट किया है एफडीआई ने, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वाला सेक्टर, सेकंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, थर्ड सर्विस सेक्टर।
उसके अलावा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बताता है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट रेसिपिएंट है सर्विस सेक्टर एफडीआई का। ध्यान देना, यहाँ पे टोटल एफडीआई की बात नहीं कर रहा है, सर्विस सेक्टर एफडीआई का इंडिया 5th रेसिपिएंट है। ठीक है, उसके अलावा ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट, सिर्फ सर्विस की बात करें तो ग्लोबल में जो भी सर्विस का एक्सपोर्ट होता है उसमें इंडिया का पोजीशन 4.1% है 2020 में। ठीक, उसके अलावा सर्विस सेक्टर में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा स्टेट या यूटी ज़्यादा अच्छा है? सिंपल देखो, मतलब यहाँ पे लिखो है सर्विस सेक्टर इन द जीवी ऑफ स्टेट। सिंपल समझो ना, स्टेट का कुछ अपना जीडीपी होगा, उसमें सर्विस का कितना ज़्यादा परसेंटेज है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं बिहार, बिहार में अभी भी एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रेवलेंट है, भले ही सर्विस सेक्टर है लेकिन एग्रीकल्चर भी अभी भी है। छत्तीसगढ़ की बात, चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 74% तो सर्विस सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन है, बाकी 26% पे एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों आ जाता है। सिक्किम का सबसे कम है, अभी भी एग्रीकल्चर वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है 24.25%। बिहार में क्या है 57.14%। टोटल सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो ये क्या क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें अप्रैल से दिसंबर, क्योंकि पूरा तो डेटा भी आया नहीं है, 177 बिलियन डॉलर। और इंपोर्ट की बात करें तो ये कम है 103 बिलियन डॉलर। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम किस चीज़ का करते हैं? कंप्यूटर सबसे ज़्यादा, उसके बाद बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। कंप्यूटर ऑलमोस्ट आधा है। उसका टोटल सर्विस इंपोर्ट में बात करें तो ट्रेड आता है पहले नंबर पे, ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, और इंपोर्ट की बात करें तो इसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल, कंप्यूटर टुगेदर ये सब 3-4 मिलके ही 75% पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, टोटल जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं ना उसमें से यही 3-4 चीज़ है जो 75% को कवर कर लेता है। ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की, यूनिवर्सल एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है, ये तो हमने डिस्कस किया कई बार। डेस्क स्टैक ई पोर्टल बनाया जा रहा है, डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग, री स्किलिंग, अप स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। हाई क्वालिटी ई कंटेंट बनाया जा रहा है। उसके अलावा 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम जो ई विद्या प्रोग्राम है ना उसी के अंदर आता है। स्टार्टअप टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन ए सर्विस, ड्रोन शक्ति के लिए ड्रोन को फोकस कर रहा है। वर्चुअल लैब बनाया जा रहा है साइंस एंड मैथमेटिक्स के लिए। 75 स्किले लैब बनाया जा रहा है लर्निंग एनवायरनमेंट को स्टिमुलेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक डेटा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा फॉर नवंबर 2021 इंडिया, ये सिंपल बताता है, वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेमिटेंस को एक्सेप्ट करता है। कितना? 87 बिलियन डॉलर। इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे आता है चाइना, थर्ड नंबर पे आता है मैक्सिको। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला है कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो 2021 के सितंबर के एंड में शेड्यूल कितना था? 6.9%। ठीक है ना, और द नेट नॉन परफॉर्मिंग एडवांस रेशियो ये कितना था? 2.2%। ठीक, जी जो डेटा बहुत ज़्यादा होता है ना वो सब छोड़ ही देना करो, ये इम्पॉर्टेंट है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड है, ये इन्फ्लेशन निकालने के लिए आपको नहीं पता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है, ये है 5.2%। और होलसेल प्राइस इंडेक्स का कितना है? 12.5%। ये दोनों का याद रखा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या है? इन्फ्लेशन रेट 5.2%, होलसेल प्राइस इंडेक्स का है 12.5%। ठीक है, उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। 10th लार्जेस्ट का मतलब ये परसेंटेज में नहीं, ये सबसे 10वां नंबर पे आता है, 10th नंबर पे। ये सबसे ज़्यादा मान लो रसिया के पास है 100 एकड़, फिर इंडिया के ब्राज़ील के पास 80, ऐसा करके। ठीक है, अगर बात करें टोटल एरिया का, कितना एरिया में फॉरेस्ट है, आपको पता है हमारे पास है फॉरेस्ट कवर 21.71% और 2.91% है ट्री कवर, ये दोनों मिला के हो जाता है 24.62%। तीनों डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो इंडिया 8 नंबर पे आता है। कि मान लो कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे 50% है, उसके बाद कोई ऐसा राज्य देश है जिसमें 40%, तो इंडिया में 21.7%। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज में ब्राज़ील पहले नंबर पे आता है। देखो टोटल एरिया की बात करें तो रसिया पहला, लेकिन टोटल परसेंटेज की बात करें कि ब्राज़ील के पास अगर 100 एकड़ ज़मीन है ना, तो उसमें से 59 एकड़ तो उनके पास जंगल ही है। सेकंड जगह पे पेरू आता है, थर्ड DRC आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर फॉरेस्ट के इंक्रीमेंट की बात करें, द इंडिया रैंक थर्ड ग्लोबली इन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट कवर। मतलब इस टाइम पीरियड में फॉरेस्ट कवर इंडिया में, जिसमें दुनिया में जहाँ हुआ उसमें इंडिया क्या आता है, थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है, एरिया जो कवर किया है बाय टोटल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज 2% ऑफ टोटल। सिंपल है, देखो टोटल जो इंडिया के पास फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट है वो तो पूरी दुनिया के फॉरेस्ट का 2% है। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज सीन इन द फॉरेस्ट कवर इन ड्यूरिंग द 3% ऑलमोस्ट ये इंक्रीमेंट देखने को मिला है इंडिया में। मान लो इस समय 2011 में था 100 एकड़ और अब 2021 में है 103 एकड़, ऑलमोस्ट 3% इंक्रीज मिला है। ठीक है, मेनली जो इंक्रीज हुआ है ना डेंस कॉन्डेंस फॉरेस्ट एरिया, जो डेंस फॉरेस्ट एरिया होता है ना उसमें, वहाँ पे तो 20% इंक्रीज हुआ है, याद रखिए। तो ये बहुत अच्छा न्यूज है। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड फूड सिस्टम, सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि हमारे फूड सिस्टम कितना परसेंट ग्रीन हाउस गैस को कंट्रीब्यूट करता है। ये है 1/5 ग्रीन हाउस गैस को, मतलब जितना एमिट होता है ना ग्रीन हाउस में, वो इसका 1/5 मतलब 1/5 तो हमारे फूड सिस्टम के कारण होता है। ये बात याद रखिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का अमेंडमेंट रूल को नोटिफाई किया गया है और इसके कारण सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया है 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, उसके अलावा एक और रिपोर्ट है, पार्टिकुलेट मटेरियल का जो कंसंट्रेशन होता है, 2 टाइप का होता है ना पार्टिकुलेट मटेरियल, 2.5 एक PM 2 PM10। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो हमारा प्रोग्राम है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम से बोला गया है कि हम जो 2017 का जो लेवल है ना उसके 20 से 30% हम कम कर देंगे बाई 2024। समझ में है ना कि 2017 में अगर PM दोनों मिला के PM10 PM2.5 मिला के 10 था, या मान लो 10 था, तो हम इसको 2024 में, 2017 में 10 था तो 2024 में हम कितना कर देंगे, 7 से 8 कर लेंगे। ठीक है ना, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे 2022 के हिसाब से रिवर गंगा व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, क्योंकि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी मिला के सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन बनाती है, तो टोटल जो वाटर रिसोर्स है उसका कितना परसेंट गंगा रिवर कंट्रीब्यूट करता है, 28%। ठीक है, उसके अलावा गंगा रिवर परसेंट सिंपल समझो ना कि कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, 43% पॉपुलेशन को कवर करता है। और इंडिया का टोटल लैंड का 1/4 लैंड तो गंगा रिवर और उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरी के बेसिन के कारण ही है। सिंपल एक गंगा रिवर है, उस सिर्फ गंगा रिवर की नहीं बात करते, उसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरी है ना, इन सब का बेसिन एरिया मिलाओ, इन सब का बेसिन एरिया, इनका बेसिन एरिया सबका मिलाओ, तो ये क्या होगा, 1/4 हो जाएगा टोटल इंडिया के एरिया का। ठीक है, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है कि जो एथनॉल का ब्लेंडिंग करना है पेट्रोल में, उसको हम एथनॉल 20% कर देंगे। कब तक, 2025 तक। 2025 तक हम एथेनॉल का ब्लेंडिंग 20% कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा पहले का जो टारगेट था ना, ये 2022 में 10% था, और ठीक है, और 2022 में हमें क्या था कि हम 10% कर लेंगे। अब तक हमने 2021 सितंबर तक 8.5% कर लिया, यानी हम लोग ऑलमोस्ट पास हैं। एक पोर्टल है जिसका नाम है परख, इसको सेटअप किया गया है, ये डेट याद नहीं करना है। और एक्रेडिएट जो लैबोरेटरी होती है ना, जो एक्रेडिएटेड लैबोरेटरी होती है,
इसको अभी रहने दे रहे हैं क्योंकि परख, मैं एक बारी मैं इसको चेक कर लूँगा, क्योंकि परख एक इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी एक परख नाम का चीज़ था। उसमें जो छात्र जो स्टूडेंट थे ना, उसके असेसमेंट किया जाता था। उस परख का फुल फॉर्म होता था परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो इसको हम रहने देते हैं। इसको एटलीस्ट एक बार आप देख लेना, मैं भी देख लूँगा, फिर आपको ग्रुप में डाल दूँगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरे दुनिया के प्रोडक्शन में इंडिया में 3rd नंबर पे आता है। टोटल दुनिया में जो प्रोडक्शन होता है ना फार्मास्यूटिकल में, इंडिया 3rd नंबर पे आता है टोटल प्रोडक्शन। जेनेरिक ड्रग में तो इंडिया लार्जेस्ट सप्लायर है, ऑलमोस्ट दुनिया का 20% यहीं पे होता है। डोमेस्टिक का जो एविएशन ट्रैफिक है डबल हुआ है पिछले 6-7 सालों में। ठीक है, 13 मेजर पोर्ट है इंडिया में, तो हमें पता है। ठीक है, और पोर्ट अथॉरिटी एक्ट नोटिफाई किया गया, ये ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक इंडियन शिपमेंट एक्ट, जो पुराना एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया है। इंडिया 2nd लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है, ये हमें पता है। टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर है 1200 मिलियन। 45% जो टेलीफोन सब्सक्राइबर है ना वो रूरल एरिया में है, और 55% अर्बन एरिया में है। टोटल इंटरनेट यूजर, टोटल में से देखो 1200 के पास फ़ोन है, उसमें से 833 इंटरनेट यूजर है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में बताया कि 2nd वेव पीक पे कब आया था, मई 2021 में। पहला वेव पीक पे कब आया था, सितंबर 2020 में। ठीक है, कितना रिलीफ पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था 2nd वेव के लिए, 6.28 लाख करोड़। उसके बाद कुछ और चीज़ है, क्रूड ऑयल एंड कंडेंसेट प्रोडक्शन, ये कितना हुआ था, 30.49 मिलियन मेट्रिक टन, याद नहीं करना है। क्रूड ऑयल 30, नेचुरल गैस 28, पेट्रोलियम प्रोडक्ट 233। प्रोडक्शन की बात करें, देखो बेंगलुरु बना है स्टार्टअप कैपिटल, लेकिन ये क्या है, बेंगलुरु है स्टार्टअप कैपिटल। ठीक है, इंडिया 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है यूएसए और चाइना के बाद। और टोटल इंडिया में टोटल यूनिकॉर्न कितने हैं, 83 जनवरी 2023 तक। ठीक है, ये बात याद रखें। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाती है, वो जैसे चेन्नई सुपर किंग्स भी यूनिकॉर्न है, ये सब। ठीक है, और इंडिया का स्पेस इकॉनमी में कितना कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ 2%। ये बाकी डेटा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कितने स्टार्टअप ये हुए, ये सब इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सब बार बार डेली चेंज होते रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा देख लो। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अब कितना, 633.6 बिलियन डॉलर है। जीडीपी ग्रोथ 8 से 8.5। एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग की बात कर रहे हैं, ग्रोथ रेट है 3.8। ये सब तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे हमारा टोटल एंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम जो भी डिस्कस करेंगे मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, ये वीडियो जल्दी से जल्दी हम इस मैगजीन को कवर कर ले रहे हैं, क्योंकि नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, डिफेंस, इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया। अब जो छोटा छोटा टॉपिक है वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। आप ये नंबर याद रखिएगा, 485। चलिए, थैंक यू। और हमारा एक क्राउन का कोर्स है, बहुत मेजर, बहुत अच्छा कोर्स है, पूरा जीएस कवर करता है, उसको तो ज्वाइन कर ही लेना आप लोग। बहुत मिनिमम प्राइस है, आप इस नंबर पर मैसेज कर लेना। थैंक यू।